नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के शानदार ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कोर्सेज सीयूटी यूजी पीजी के चलते हैं। तो उसी कड़ी में हम सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के जो एमसीक्यूज थे, पीवाईक्यू थे, वो डिस्कस कर रहे थे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग 1 से 25 तक जो एमसीक्यू थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ये जो एमसीक्यू थे हम जो पीवाईक्यू 2024 का डिस्कस कर रहे थे, है ना। मैंने बोला था ना 2024 में जो एनटीए ने आपका सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिया था, उसमें आपके जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, उन 75 में से 1 से 25 तक हमने फर्स्ट जो एमसीक्यू थे वो डिस्कस कर लिए थे, जो कि आपको यूट्यूब पर सीयूटी कॉन्सेप्ट के चैनल पर मिल जाएगा। आप देख चुके होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दूसरा वीडियो तो आप ये देख चुके होंगे। उसके साथ ही साथ ये जो लेक्चर है 1 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको हमारे ऐप सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऐप में मिल जाएगा, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। आप एक बार ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे कुछ नहीं, सीयूटी कॉन्सेप्ट टाइप करिए, बस सीयूटी कॉन्सेप्ट आप टाइप करेंगे, आपके सामने हमारा ये शानदार ऐप आ जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, बस आपको अपने नंबर डालकर रजिस्टर करना है और आपको ये वाला जो जिसमें हम 25 से 50, 26 से 50 के बीच जो पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम जो है आपके जो 51 से 75 के बीच जो एमसीक्यू होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, जो 1-2 दिनों में वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ये तीनों जो लेक्चर्स हैं आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ मेरे 1-2 डेमो लेक्चर जिसमें मैंने प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में पढ़ाया है, जैसे आपको कोर्स के बारे में जानने आसानी होगी कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। ये पीआईक्यू आप पहले देख लीजिएगा कि पीआईक्यू मैंने किस तरीके से डिस्कस करवाया है, और उसके बाद आप मेरे लेक्चर देखिएगा तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन इन पीवाईक्यूज में 2024 में प्लेटो अरिस्टोटल जो डेमो लेक्चर्स पढ़े हैं वहाँ से आया है, तो आपको समझने में आसानी होगी कि हम किस तरीके से सिर्फ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है करा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है सटीक वैसे ही तैयारी करवा रहे हैं, ना बहुत हम कम ना बहुत ज़्यादा, ताकि आप एग्जाम में वो प्रोड्यूस कर सको जिससे आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। तो आप एक बार ऐप में हमारे चेकआउट जरूर करिए। साथ ही साथ जो 1 से 25 वाले क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, उसको आपका अच्छा प्यार मिला। आप इस वीडियो को भी जो है अच्छा प्यार दीजिएगा और आगे हम 51 से 75 भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ 2023 के जो पीवाईक्यू हैं उसका भी वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको 2-3 सालों का जो एक एनालिसिस है वो पीवाईक्यूज के थ्रू एग्जामिनेशन का मिल जाएगा। आइए चले इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा कोर्स के बारे में आपको बताते हैं। सीयूटी कॉन्सेप्ट जो कि एक शानदार ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सीयूटी यूजी और पीजी के लिए। आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो या आपका कोई दोस्त है जो सीयूटी यूजी और पीजी की प्रिपरेशन कर रहा है और इन कोर्सेस में वो जो है इन कोर्सेस की तैयारी कर रहा है, या कहें इन सब्जेक्ट्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस जो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी हो, जूलॉजी, बॉटनी, एलएलबी, बीएड या एनसीईटी, किसी भी कोर्स की सीयूटी यूजी पीजी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आप उनको हमारे एक बार ऐप या प्लेटफॉर्म सजेस्ट जरूर करिए। और आप अगर स्पेशली मेरे कोर्स में इन्वॉल्व लेना चाहते हैं तो आप एक बार ऐप में जाइए, मेरे लेक्चर देखें, और हमारा अभी जो ऑफर प्राइस है अभी भी इनेबल है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। तो 2999 में आपको जो है यहाँ पे कोर्स हमारा मिल जाएगा और इस 2999 में आपको कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन मिलेगी, जिसमें मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, उसके साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको और भी जितने भी नेसेसरी और भी जितने आपके नेसेसरी इक्विपमेंट्स, सही है ना, नेसेसरी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स है, वो सारी चीज़ें सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस या अन्य कोर्सेज की तैयारी के लिए जो जरूरी है सब कुछ मिल जाएगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इस एक नंबर पर आपको कॉल, मिस कॉल, व्हाट्सएप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो कर देना है, ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। और ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए और आप मेरी क्लास एक बार जरूर देखिए, ठीक है, ऐप पर देखिए। और जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं इस सीरीज में फिर से वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, मॉडरेट हैं, इजी हैं, टफ हैं, और आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है। अगर टफ लगता है सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस से पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे एक बार जुड़ के देखिए, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं आपका एडमिशन वहाँ पर आसानी से होगी, ये हमारी गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पिछली बार आपकी कुछ शिकायतें आई थी कि सही से दिख नहीं रहा था, इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने भी कोई
कोई भी ऐसा इशू है वो नहीं आए और आपको सही से लेक्चर आप तक डिलीवर हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन जो 2024 में जो आपका पेपर हुआ था CUET PG का पॉलिटिकल साइंस का, जो कि NTA के द्वारा किया गया था, उसका ये 26वां क्वेश्चन है। 1 से 25 तक हम पहले MCQ सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो 26वें क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो आप इसमें 4 बुक्स दी गई हैं और यहाँ पर जो है उनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं। तो 1-2 बुक भी अगर आप पढ़े हुए हैं, जैसे मैंने सबको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये तो आप सारे लोग पढ़िए ही पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये बाइबल ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस बिगिनर्स के लिए है, जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि आ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक सबसे फेमस बुक है। और इसके जो राइटर हैं ये बेलिसन स्मिथ हैं। बस आप बी का सेकंड देख लीजिए कहीं पे ऑप्शन पे, कहाँ पे बी पे का सेकंड है, बी का सेकंड और यहाँ पे बी का फोर्थ है। तो ये तो आपके जो ऑप्शन है ये क्या हो गया, अपने आप एलिमिनेट हो गए, यानी कि 2 ऑप्शन आपके बचे यहाँ से जिनको आप करेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे आसान क्वेश्चन है। और जब मैं पावर आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल थ्योरी में, तो मैं पावर अ रेडिकल व्यू, जो कि बहुत फेमस व्यू है किसकी, स्टीवन ल्यूक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कद्दावर जो थिंकर हो सकते हैं पावर के, वो स्टीवन ल्यूक्स थे। 3 तरीकों की पावर की बात करी थी इन्होंने अपने बुक में। पावर एज डिसीजन मेकिंग है ना, पावर एज थॉट कंट्रोल, पावर एज एजेंडा सेटिंग। जो पावर एज थॉट कंट्रोल है वो इनका खुद का था, बाकी जो पावर एज डिसीजन मेकिंग था वो रॉबर्ट डहल की थ्योरी इन्होंने इंक्लूड करी थी। पावर एज एजेंडा सेटिंग इन्होंने मॉर्टन बैचराच और पीटर कैप्लन की थ्योरी जो थी वो क्या करी थी, इनकॉर्पोरेट करी थी। बहुत शानदार बुक थी। अब देख लीजिए कि सी का थर्ड कहाँ है, सी का फोर्थ है, सी का सेकंड है, सी का थर्ड है, सी का क्या थर्ड कहीं दिख रहा है, सी का थर्ड कहीं नहीं है। पहला ऑप्शन आपका अपने आप करेक्ट हो गया, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 ऑप्शन आपको पता चले, क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। कहां से है ये आपका क्वेश्चन IR से है। सर आपको कैसा इसको लेवल देंगे, मैं बोलूंगा ये मॉडरेट क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं। ना टफ था ना तो इजी था बहुत ज़्यादा। अगर आपको पावर के बारे में आपने पढ़ा है, पावर में पावर अ रेडिकल व्यू, ये बुक मैं पर्सनली मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत फेमस, बहुत अच्छी बुक लगी थी। और पावर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्टीवन ल्यूक्स ने इस बुक में क्या किए हैं, कवर किए हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे एक पहला दिखा रहा है एन अनरिटन फ्यूचर रियलिज्म एंड अनसर्टेनिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये है आपके जोनाथन क्रिश्नर की। ये थोड़ी ऐसे बुक है जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, इन थिंकर का नाम भी नहीं होगा। रीजन्स एंड पावर्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बैरी बुजान, बहुत फेमस। बैरी बुजान तो आपके बहुत फेमस थिंकर है, माइंड मैपिंग के फादर बोला जाता है। और इनको आप पीस जो पॉजिटिव पीस है उसमें भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव सिक्योरिटी में। तो रीजन्स एंड पावर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बैरी बुजान की बुक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 आपको ऑप्शन पकड़ने हैं, 2 ऑप्शन से 2 थिंकर को मिलान करना है, जो आपको आ रहा हो, है ना, ऐ नहीं कि नहीं आ रहा है तुक्का से कर रहे हैं, आ रहा हो। और फिर देखना है आपको यहाँ पे ऑप्शंस पर कि आपके ऑप्शन से क्या कुछ मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो जो नहीं मिल रहा है उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ताकि उनको देखने में टाइम वेस्ट ना हो और आप ऐसे तुरंत टिक करें, टाइम बचे, आगे बढ़ जाए। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या करता है। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर आर्ग्यूड दैट मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इससे आसान क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में NTA आपसे पूछ नहीं सकता है। और इसके बारे में मैंने ठीक जब प्लेटो और अरिस्टोटल को पढ़ाया है तो मैंने ये कोट्स, ये जो कोट्स है ना कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ये सारे के सारे कोट्स मैंने, इनके 10-15 फेमस कोट्स मैंने दिए हैं अपने लेक्चर में। आप जाके एक बार ऐप को चेकआउट करिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने किस तरीके से जो है इनके कोर्स तक इंक्लूड कर रहे हैं कि अगर कोर्स स्टेटमेंट या कुछ भी ऐसा इनके कमेंट्स पूछ लेता है पॉलिटिकल साइंस में तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो किस राजनीतिक विचारक को तर्क दिया जाता है मनुष्य स्वभाव के से एक राजनीतिक प्रणाली है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आपका अरिस्टोटल का है, अरस्तु, इसे मैं लिख देता हूँ। अरस्तु ने बोला था कि मनुष्य एक राजनीतिक या सामाजिक प्राणी होता है, तो अरस्तु का है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली बात है। अरस्तु ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है ना, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आप जाके एक बार चेकआउट करिए तो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर आपसे कभी नहीं छूटेंगे, ठीक है। प्लेटो को मैंने कवर कर दिया है, अरिस्टोटल को पढ़ा दिया, थुसिडाइड्स के जो पेलोपोनेशियन वॉर में इनके जो थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जो इन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, वो भी मैंने पढ़ाया है। तो ये आपका 27वां क्वेश्चन था आपके 2024 के पेपर में। कितना आसान क्वेश्चन है यार, ये सबको गलत होना ही चाहिए। सीधे अरिस्टोटल मान लिए और 4 नंबर उठा ले जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इन विच ईयर वॉज द मेक इन इंडिया पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेक इन इंडिया पूछा है। आपको पता होगा भारत सरकार जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में बनी थी तो उन्होंने कुछ वादे किए थे कि सबसे पहले हम आएंगे तो हम प्लानिंग कमीशन को बदलेंगे 2014 में, जिसका नाम क्या रखेंगे, नीति आयोग, नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और उसी टाइम पे 2014 में आपकी मेक इन इंडिया पॉलिसी हुई थी। ये इजी क्वेश्चन ही है, अगर आप थोड़े से पढ़े हैं तो आप तुरंत बता ले जाएंगे कि मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है 2014 में आई थी। और ये आपको कहाँ से, इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, इसको हम पढ़ाएंगे जब आपकी हम जो है कंटेम्प्रेरी जो आपकी पॉलिसीज़ हैं या कहें कंटेम्प्रेरी जो आपकी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल जो सेटअप हैं उसको पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें पॉलिसीज कवर हो जाएंगी। हम 10-15 साल की जो पॉलिसीज़ हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में बताते ज़रूर है कि इनको आप पढ़ लीजिए, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे मेड इन इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे आपका नीति आयोग के बारे में हो, चाहे वो जो है आपकी जो अलग अलग योजनाएं आई थी गवर्नमेंट के 2014 से लेकर 2022-24 के बीच में, उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि क्वेश्चन यहाँ से भी अगर बहुत मन कर जाए एनटीए का पूछने का तो भी आपसे न छूटे। पर एक क्वेश्चन ऐसा था जो करने लायक था, आप आसानी से कर ले जाते क्योंकि आपका पहला जो गेस जाता 2014 पर ही जाता। हु अमंग द फॉलोइंग लिंक्ड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को किसने जोड़ा है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सीपी का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है और इसे मैं मॉडरेट में रखूंगा कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब ये मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं ये सारे के सारे जो है जो कॉन्सेप्ट हैं इनको कवर करूंगा कि क्या किसने दिया और इनमें लिखा क्या क्या, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके पार्टी सिस्टम क्या होता है, डुअर्जर का पार्टी सिस्टम क्या है, जो आपके जियोवानी सार्थरी हैं उनका पार्टी सिस्टम क्या है, एलिमेंट ने किस तरीके से स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में बताया, डेविलिस्टन ने सिस्टम थ्योरी में क्या बताया है ना, और पॉलिटिकल कल्चर में सिडनी वर्बा और एलिमेंट ने क्या बोला, सिविक कल्चर जो बुक थी उनकी उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा, पैरोशियल कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर, पार्टिसिपेंट कल्चर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। इसका सिंपल सा आंसर लुशियन पाय है। लुशियन पाय ने क्या किया था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव को डेवलपमेंट से जोड़ा था और डेवलपमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट था इन्होंने ही दिया था, लुशियन पाय ने। आप लुशियन पाय को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम इनके भी जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट है उनको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। आप बस ये जान लीजिएगा क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछा जा रहा है, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व ना कर सको। आपने पढ़ा है 2 सेकंड में आंसर लगाएंगे, निकल जाएंगे, 4 नंबर बुक करेंगे अपने और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको बिना पढ़ाए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं और इनको हम डिटेल से कवर करेंगे अपनी जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे अपने ऐप पर, अपने कोर्स पर। अगर आप अभी तक एनरोल नहीं करे हैं, आपको डिफिकल्टी होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्पेशली समझने में, तो आप एक बार ऐप पर चेकआउट जरूर करिए। ठीक है, मुझसे जुड़ने की कोशिश करिए। चलिए, पहल स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद, जो पहल स्कीम चालू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, किससे रिलेटेड थी आपकी ये, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, एग्रीकल्चरल लोन। देखिए फिर आपका ये स्कीम से क्वेश्चन आ गया है ना, तो आप देखेंगे 2 स्कीम के क्वेश्चन आ गए, एक तो आ गया मेक इन इंडिया और ये, तो ये आपकी थोड़ी से मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, ये टफ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके बारे में आप इतना नहीं पढ़े होते हैं, आप सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं और नंबर और आगे वही लोग निकलते हैं जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। इनके बारे में पढ़ना जरूर। इस बार हम क्या करेंगे, 1 या 2 लेक्चर ऐसे लाएंगे जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में होंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में होंगी। ये स्कीम्स हम 2014 से लेकर मेनली 2024 तक कवर करेंगे एक लेक्चर, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स उन किस बारे में थी, कब आई, कौन लाया, कौन मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, सारी चीज़ें 2 लेक्चर में, मिनिमम 1 से 2 लेक्चर डिस्कस करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे के, जिससे ये स्कीम्स आप आसानी से कर सकें। इसका आंसर है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी। जब जो है आपके गैसेस के जो आपके एलपीजी सिलेंडर थे उनके दाम बढ़ाए गए थे, तो ये दाम कह के बढ़ाए गए थे कि भाई हम दाम बढ़ा रहे हैं लेकिन आप चाहें तो आप सब्सिडी ले सकते
सकते हैं। पर कुछ वो लोग जो कि चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार ने चलाई थी, जिसके तहत हर घर में जो चूल्हा था उसको बंद करा के, जो आपका नेचुरल जो ईंधन जलाते थे उसको बंद करा के क्या करना था, गैस को यानी कि सिलेंडर को पहुंचाना था उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, तो सिलेंडर को पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो इसलिए सब्सिडी का एक प्रावधान लाया गया था। जिनको पैसा चाहिए, सब्सिडी चाहिए, उनको हम दे देंगे। पर कुछ लोग जो विलिंगली, इच्छा से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उज्ज्वला योजना की तरफ, वो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वैकल्पिक योजना थी। तो पहल स्कीम थी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी टू द हाउस होल्ड्स। ठीक है, जो लोग गैस लेते हैं 1100 का, उनको 200-250 रुपये सब्सिडी मिल जाती है। जो लोग छोड़ना चाहते हैं सब्सिडी छोड़ सकते हैं, और वो पैसा डायरेक्ट जो है उज्ज्वला योजना का जो फंड है, जो वो योजना स्कीम है, उसमें चला जाएगा। उससे किसी गरीब के घर में गैस चूल्हा चला जाएगा और वो भी गैस चूल्हे में खाना बना सकेगा। और जो आपके नेचुरल उपले होते हैं और जो लकड़ी काट के लगाते हैं, उससे आपका एमिशन भी रुकेगा और लोगों के हेल्थ पे भी अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको चलाया गया था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप जो है बिना पढ़े नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप कुछ भी सोच सकते हैं। पहल स्कीम आप वुमेन एजुकेशन से भी सोच सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन से भी सोच सकते हैं, एग्रीकल्चर, कुछ भी इसमें हो सकता है, पर इसका सही आंसर ये है। राइट, चलिए। टी.एच. मार्शल डिवाइड सिटीजनशिप इनटू 3 पार्ट्स, व्हाट आर दीज? बहुत आसान, इजी क्वेश्चन। मैंने सिटीजनशिप जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने टी.एच. मार्शल की जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट थी अच्छे से डिस्कस किया था। इस बार भी हम जो है और कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप की सिटीजनशिप इन्होंने डिस्कस की थी। सबको पता है कौन कौन सी हैं वो, सिविल, पॉलिटिकल और सोशल। सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इन्होंने 3 टाइप की सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, ये तीनों के पास होना चाहिए। ये टी.एच. मार्शल बताते हैं। ये सब सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तब अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। 1 लाइन का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, मैं इसे मॉडरेट बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये आपको आसानी से 4 नंबर दिलाएगा। आपको जो है इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, या आप इसको गेस भी कर सकते थे, सिंपल सी बात है। चलिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो टफ है, हार्ड क्वेश्चन है। क्या मूड से, किस मूड से एनटीए ने इस क्वेश्चन को पूछा है मेरे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ना तो आपके सिलेबस का पार्ट है, ना तो कहीं मेंशन्ड है कि हम जो है इस टाइप के आर्बिट्रेरी क्वेश्चन पूछेंगे जो कि लैटिन अमेरिका से रिलेटेड है, रैंडमली, है ना। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप कुछ भी पूछ लेते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपने कुछ लिखा है, हो सकता है कोल्ड वॉर की घटना से प्रेरित कोई जो है क्वेश्चन हो, पर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि लैटिन अमेरिका प्रोवाइड्स द बेस्ट इंस्टेंसेस टेक्नोक्रेटिक कल्चर, द टेक्नो बॉयज वर अ कोहोर्ट ऑफ यूरोपियन और अमेरिकन ट्रेंड ग्रेजुएट्स मेनली इन इकोनॉमिक्स और इंजीनियर्स who influenced economic policy making much of the continent, notably Chile, in the final decades of which जो है century, 18th and 19th century, 18th century, 19th century, 20th century। अब आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर से। क्या कहता है कि लैटिन अमेरिका तकनीकी संस्कृति के सर्वोत्तम उदाहरण प्रदान करता है। बोलता है कि टेक्नोक्रेटिक कल्चर का सबसे अच्छा, जहां पर जो है टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या किया जाता है, रूल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन यूज हो रहा है, लैटिन अमेरिका उसमें सबसे बेहतर उदाहरण जो है क्या करता है, देता है। पहले तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है, लैटिन अमेरिका टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी बहुत ज़्यादा है, उसमें तो अमेरिका सबसे आगे है अगर देखेंगे। चलिए बात एक्सेप्ट कर लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। टेको बॉयज यूरोपीय या अमेरिकी प्रशिक्षित स्नातकों, मुख्य रूप से अर्थशास्त्रों या इंजीनियर में का एक समूह था। अब ये कौन थे? ये जो है टेक्नोक्रेटिक कल्चर प्रोवाइड कर रहे थे बेस्ट इन साइंस का लैटिन अमेरिका में, लोग थे कौन? तो ये टेक्नो बॉयज थे। कहाँ के? जो कि कोहोर्ट ऑफ यूरोपियन और अमेरिकन ट्रेंड ग्रेजुएट थे। ये यूरोपियन और अमेरिकन ट्रेंड ग्रेजुएट्स थे जो कि इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग कर रहे थे, या इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग की इनकी नॉलेज थी। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग की। कहाँ की? कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट की? लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थी उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। किन्होंने किया? इन टेक्नोबोराइज ने। एक टेक्नोबोराइज क्या करते थे? टेक्नोक्रेटिक जो है एक तरीके का रूल करते थे। तो और नोटेबली चिली में किया। तो ये फाइनल डिकेड्स ऑफ व्हिच सेंचुरी, तो किस डिकेड के, किस सेंचुरी के फाइनल डिकेड में किया होगा? 18th या 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी। अब आप बताइए टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा कौन से सेंचुरी में बढ़ा है? 18th सेंचुरी में तो कोई टेक्नोलॉजी इतनी नहीं बढ़ी थी, ना 19th में थी, 18th 19th में तो बिल्कुल नहीं हुई। अगर ये आपका नहीं हुआ तो ये आपका दोनों ही हो जाएगा, अलग अलग ऑप्शन। सिर्फ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी ऐसी है जो कि टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के लिए जानी जाती है, जिसमें टेक्नोक्रेटिक रूल एक तरीके से
टेक्नोक्रेटिक कल्चर है जो वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में देशों में इस्टेब्लिश होता है, एक तरीके से आता है। तो ये 20वीं सेंचुरी है। अगर आप दिमाग लगाते, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ पाते, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझ पाते, तो ही आपका दिमाग चलता कि यार 19th और 18th सेंचुरी में तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी कि हम उस तरीके से पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पाते। तब तो ट्रेडिशनल वेज से ही पॉलिसी मेकिंग होती थी, पारंपरिक तरीकों से ही नीतियों का निर्माण होता था। फिर आई हमारे पास तकनीक जो आई, उसने क्या किया, जो पॉलिसी मेकिंग हुई, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग हो चाहे वो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हो, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी का ट्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी और बढ़ी, और ज़्यादा क्या हुआ, जो है आपकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, डोमेस्टिक पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हुई। और ये ग्लोबलाइजेशन हो या टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हो, ये सब कब हुआ, 20वीं सेंचुरी में हुआ। पर ये टफ क्वेश्चन है। CUT PG का स्टूडेंट जो अभी BA करके एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं कहूँगा कि मैं ये भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि भाई ये कहाँ से कोई पढ़ाएगा, कैसे क्वेश्चन, आर्बिट्रेरी है, सबसे गलत हो सकता है, किसी से सही भी हो सकता है। पर हम एक नज़र ज़रूर डाल लेंगे ऐसे में कि थोड़ा बहुत जो कल्चर जब पढ़ेंगे तो कल्चर में देख लेंगे कि कहाँ किस कॉन्टेंट में कैसे कैसे कोई प्रभाव आया, जिससे एक मेजर चेंजेस हुए, पॉलिसी चेंजेस हुए या फॉरेन पॉलिसी चेंजेस हुए, डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस हुए। पर ये एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन है, इसके बारे में सोच को आपको चिंतित नहीं होना है। ये सबका गलत हो सकता है, किसी का सही भी हो सकता है, ठीक है। तो पर ये क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का गलत ही होगा। अगर दिमाग लगा लोगे तो आप सही भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ये आपके सिलेबस में नहीं इतना मेंशन्ड है कि यहाँ से, पर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें NTA ने पूछ लिया, मन किया तो पूछ लिया। Who among the following were not exponents of positive liberty? अब बताना है इनमें से पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर कौन नहीं थे। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसको देखते ही सॉल्व करोगे। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है स्टेट इंटरफेरेंस। क्या होता है? स्टेट इंटरफेरेंस, यही होती है पॉजिटिव लिबर्टी, है ना। या कह सकते हैं आप वेलफेयर स्टेट, सॉरी, या आप कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट। दो टाइप की आपकी लिबर्टी होती है, निगेटिव और पॉजिटिव, है ना, आपको पता है। निगेटिव लिबर्टी क्या होती है? जिसमें स्टेट आपको कुछ करने से ना रोक रहा हो, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये सब क्या है? निगेटिव लिबर्टीज़ है। यानी कि इसमें स्टेट का रोल नहीं है। निगेटिव मतलब ये नहीं है कि नकारात्मक, इसमें कुछ नकारात्मक चीज़ छिपी हुई है। कहने का मतलब है स्टेट से रिलेटेड है कि स्टेट आपको इसमें कुछ करने से नहीं रोकता है, वो होती है निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी होता है कि स्टेट वो काम, स्टेट की वो जिम्मेदारी होती है, स्टेट की ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो आपको कुछ करने के लिए इनेबल करता है, कुछ आपको करने के लिए योग्य बनाता है। जैसे कि आपको जो है फ्री एजुकेशन दे रहा है, ये पॉजिटिव लिबर्टी हो गई। आप पॉजिटिव लिबर्टी कैसे हुई? आप जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को 1 से 8 तक फ्री एजुकेशन है, तो कम से कम इतना वो पढ़ लेंगे तो कुछ सोचने विचारने और आगे के अपने फैसले लेने में सामर्थ्य हो जाएंगे, तो एक टाइप की स्वतंत्रता आएगी, पॉजिटिव लिबर्टी। वेलफेयर स्कीम्स जितनी होती हैं वो पॉजिटिव लिबर्टी पर बेस्ड होती हैं, वेलफेयर स्टेट पे बेस्ड होती हैं। हमारे जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। नेगेटिव लिबर्टी का जो बेहतरीन एग्जांपल हमारे भारतीय संविधान में है, वो आपका 12 से 35 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो स्टेट को रोकता है कि आप ये काम नहीं करोगे, आप किसी को बोलने से नहीं रोकोगे, किसी को एसोसिएशन बनाने से नहीं रोकोगे, किसी को घूमने से नहीं रोकोगे, है ना, आप किसी को उसका व्यवसाय सेटअप करने से नहीं रोकोगे, किसी के रिलीजियस मैटर पर आप इंटरफेयर नहीं करोगे। ये हो गया निगेटिव लिबर्टी। DPSP में क्या लिखा है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि सबको इक्वल वेजेस दे, महिला हो चाहे पुरुष हो, काम कर रहे हैं इक्वली पैसा दे। स्टेट की जिम्मेदारी है कि UCC लाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वर्क प्लेसेस पर महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न ना हो, तो ये पॉजिटिव रोल निभा रहा है, ये होती है पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये जो काम कर रहा है इसके लिए पैसा चाहिए होता है भाई, टैक्स पेयर से पैसा लेगा तभी ना पॉलिसी स्कीम्स और गवर्नमेंट के बहुत सारे जो आपके योजनाएं चलती हैं, प्रोग्राम चलती हैं, तभी आएगा। अब पैसा कौन देगा? टैक्स पेयर आदमी देगा। और टैक्स पेयर से जो पैसा लेना का जो कॉन्सेप्ट है उसको रॉबर्ट नोजिक बोलते हैं फोर्स्ड लेबर।
कि भाई आप मेरी इच्छा के बिना मुझसे पैसा ले रहे हैं। स्टेट का काम बेसिक होना चाहिए कि वो क्या करे, सिर्फ जो है स्टेट का सेफ गार्ड करे, लोगों के वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी लिबर्टी, इक्वालिटी और प्रॉपर्टी की रक्षा करे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है। सबको आप स्वतंत्रता दो, सबको समानता दे दो, जिसका जो मन होगा वो वहाँ पहुँच जाएगा। आप मत उसमें ज़्यादा जो है हीरो बनो कि मैं इसको स्कूल में फ्री एजुकेशन दूंगा, फ्री हेल्थ दूंगा, फ्री में इसको जो है मैं हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराऊंगा, मैं फ्री में इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दोगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लोग का मन होगा तो उन्होंने वो फ्री हेल्थ तो सारी चीज़ें कर लेंगे, आप उनको बस लिबर्टी दो। तो ये एक लिबर्टेरियन थिंकर है। तो इनमें से पॉजिटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट कौन नहीं है, सीधे सीधा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक, लिबर्टेरियन थिंकर हैं। ये पॉजिटिव लिबर्टी वेलफेयर स्टेट के बिल्कुल खिलाफ हैं। टैक्स लगाने तक को फोर्स लेबर बोलते हैं कि स्टेट कुछ नहीं कर रहा, आपके मेहनत के पैसे से, आपके जो टैक्स लगा कर आपके पैसे ले रहा है, आपने जो मेहनत से कमाए हैं, आप स्टेट को उतना पैसा दो जितना स्टेट के सर्वाइवल के लिए, हमारी रक्षा के लिए ज़रूरी है। बाकी स्टेट की बेसिक जिम्मेदारी है कि उस सबको क्या दे दे, राइट्स दे दे, लिबर्टी दे दे। उन राइट्स और लिबर्टीज़ का यूज करके लोगों को जो बनना होगा वो बन जाएंगे। आप ज़्यादा इसके बीच में ना पड़िए। इसका सही आंसर रॉबर्ट नॉजिक हो जाएगा। रूसो, टियर्गिन, हेरोलास्की, ये तीनों पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते थे, वेलफेयर स्टेट की बात करते थे, और इनका मानना था कि स्टेट की जिम्मेदारी है वहाँ पर रहने वाले लोगों का कल्याण करना। पर ये रॉबर्ट नॉजिक का मानना नहीं था। आसान क्वेश्चन है। हम लिबर्टी जब पढ़ेंगे तो रॉबर्ट नॉजिक को अच्छे से पढ़ाए थे। इनके जो हम जो है जो इनकी लिबर्टी के प्रिंसिपल थे या कहें जस्टिस के जो प्रिंसिपल थे वही पढ़े थे, जिसमें 3 प्रिंसिपल बताते हैं, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ इनिशियल एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेटरी, ये तीनों हमने ठीक से पढ़ा था और हम इनको डिस्कस करेंगे। इसको मैं एक मॉडरेट, चलो ईजी ही मान ली इसको, कोई इससे कुछ नहीं है कि पॉजिटिव लिबर्टी आपको पता ना हो क्या होता है और रॉबर्ट नॉजिक के बारे में पता रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है, मैं इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करूंगा। 12 मेंबर नॉमिनेट करता है। टोटल जो स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा की 250 होती है और 250 में से 12 मेंबर्स क्या करते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और बाकी जो आपके 238 मेंबर हैं वो चुन के इलेक्टेड होते हैं। कैसे इलेक्टेड होते हैं? आपका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है पीआर के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। इन 238 में अभी करंटली जो है लगभग 233 मेंबर क्या हैं, बैठते हैं, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ अभी लोग राज्यसभा के 245 है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। Which of the following issued by the Supreme Court in case of illegal detention of a person? अगर किसी को इलीगली डिटेंट कर दिया जाए, किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के मामले में, यानी कि पुलिस किसी को अवैध तरीके से उठा ले, तो सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं कि भाई ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। आर्टिकल 21 के द्वारा बोल सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का आपने हनन कर दिया, मेरी राइट टू लिबर्टी को आपने क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया। तो आप सीधे जब पहुंचोगे सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते हैं भाई, आपके इस आर्टिकल का हनन हुआ है और आप आर्टिकल 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। ठीक है, अब आर्टिकल 32 में 5 टाइप की रिट्स बताते हैं कि 5 रिट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जारी कर सकता है अगर कुछ भी राइट्स का हनन हुआ है। तो अगर डिटेंशन हुआ है तो कौन सा होगा? डिटेंशन हुआ है यानी कि किसी बॉडी, किसी पर्सन को ले गया है, तो टू प्रेजेंट द बॉडी, तो आप सुप्रीम कोर्ट बोलेगा जिस बॉडी को, जिस पर्सन को आपने डिटेंट कर लिया है, अवैध हिरासत में ले लिया है, उसको प्रेजेंट करो। कहाँ प्रेजेंट करो? मजिस्ट्रेट के सामने करो, है ना, या कोर्ट में करो। तो प्रेजेंट करने को जो टर्म है वो लैटिन टर्म है हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस इसका सही आंसर हो जाएगा। हेबियस कॉर्पस का मतलब है प्रेजेंट करना। सर्सियोरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई करना। क्वो वारंटो का मतलब होता है कि किस हैसियत से, कि अगर कोई किसी पोस्ट पर बैठा है तो उस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कि आपके पास उस पोस्ट पर बैठने की हैसियत है कि नहीं, तो आप जो है उसके बारे में बताओ। मैंडेमस का मतलब होता है कि हाँ जो है, जो लोअर कोर्ट है उससे कोई केस ले लेना या लोअर कोर्ट को जो है रोकना किसी चीज़ के बारे में। तो 5 रिट होती हैं आपकी ना। तो हेबियस कॉर्पस में क्या होता है, टू प्रेजेंट द बॉडी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। टू
टू प्रेजेंट द बॉडी, किसी बॉडी को आपने उठाया है, किसी पर्सन को आपने उठाया है, उसको प्रेजेंट करिए, इसको हेबियस कॉर्पस से डिनोट किया जाता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पर नहीं पता है तो टफ है, मैं मॉडरेट में रख देता हूँ, बाकी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से पढ़ा है तो इसको कर ले जाएंगे। हेबियस कॉर्पस, मैंडिबस, क्वो वारंटो, सर्चियोरी, ठीक है, ये 4 रिट्स हो गई। एक रिट होती है इसमें मुझे याद नहीं आ रहा उसके बारे में, चौथे के बारे में कौन सी रिट है वो, लेकिन 5 रिट जारी करता है, ठीक है। जैसे ही याद आएगा आगे लेक्चर में देखते टाइम मैं आपको तुरंत जो है लिख के बता दूंगा। माइंड से फिसला हुआ है, 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं इसमें कि जो आपको तुरंत याद नहीं आते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट इनके क्लियर होना चाहिए, इतना याद रखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द महात्मा गांधी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के जब आईपीटी में हम इनको पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो इनके बुक्स के ईयर और इनके कोड से सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि ईयर वाइज पब्लिकेशन, ईयर वाइज इनको जरूर याद रख लेना। इनके और खासकर जो और उनके आपके औरबिंदो हो गए, या आपके जो वीडी सावरकर हो गए, या आपके जो भीमराव अंबेडकर हो गए, इनकी बुक्स क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में बहुत पूछी जाती हैं, तो मैं बहुत जोर देता हूं कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में जरूर याद करिए, ठीक है। आइए देखते हैं स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। ये जो बुक है इनकी 1928 और 1929 के आसपास आई थी, ठीक है। मैं हिंद स्वराज जो इनकी बुक है, सबसे पहली इनकी बुक है 1909 के आसपास पब्लिश हुई थी। आइडियाज ऑफ माय ड्रीम्स, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, मुझे इसका डायरेक्ट पब्लिकेशन नहीं पता, पर मुझे लगता है इन दोनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। चौथा आंसर नहीं है क्या? चौथा इसमें ऑप्शन है नहीं क्या? चौथा ऑप्शन कहाँ गया यार? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ हो गया, हिंद स्वराज हो गया, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इन साउथ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। अरे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये इनकी एक अलग बुक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये इनकी एक अलग बुक है, ये आई थी 1948 के आसपास। और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इसका पब्लिकेशन मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, पर आइए एक बार देख लेते हैं। 1948 में आई थी सी नंबर जिसमें सबसे लास्ट में है वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में ही बुक आई थी। देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, दोनों एलिमिनेट हो गए। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। अब आप देख लीजिए कि बी किस में है। बी मेरे ख्याल से इनकी सबसे पहली बुक होनी चाहिए, है ना, पहली बुक होनी चाहिए हिंद स्वराज 1909 में। तो बी देखिए इसमें पहले है, सी से लास्ट हो रहा है, तो बी पहली हो गई हिंद स्वराज। ए हो गया 1928, डी हो गया आपका फिर ये डी नंबर ऑप्शन है, ये जो दिख रहा है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इसका मतलब ये 1928 से 1948 के बीच आई है, तो ये डी हो गया। सी सबसे लास्ट में हो गया इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1948। ये सब हमने पढ़ाया था, आसान सा क्वेश्चन है, मॉडरेट रख सकते हैं आप इसको। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आपने पढ़ा है गांधी जी के वर्क्स को तो आप कर ना पाओ। अगर आप दो भी जान जाते कि हिंद स्वराज 1909 और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स आई थी 1948 में, तो आप बस एक ऑप्शन देखते कि बी से चालू हो, सी से खत्म हो, इसे करेक्ट करके इन तीनों को लेफ्ट आउट कर देना था और आसानी से पढ़ लेना था। गांधी जी के थॉट्स ऑन ट्रस्टशिप काउंसिल, गांधी जी थॉट्स ऑन स्टेट, ऑन धर्मा, और गांधी जी के थॉट्स ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जो इनके सर्वोदय कॉन्सेप्ट की सारी चीज़ें हैं हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इनका, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक 36वां क्वेश्चन था आपके CUT PG पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। अब आपका ये क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। ये आपका जो है IR से, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार। सार्क की स्थापना 1985 में कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इस वहाँ के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पहल की थी इसको इस्टेब्लिश करने की, ताकि साउथ एशिया में जैसे आसियान साउथ ईस्ट एशिया में काम कर रहा था, वैसे साउथ एशिया में सार्क काम कर सके, ठीक है। सार्क क्या कर सके? काम कर सके। तो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर, ठीक है, 1985 में। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मैं बता देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके जो मेंबर हैं, श्रीलंका भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, अफगानिस्तान भी मेंबर है, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, पर म्यांमार आपका आसियान का मेंबर है। आप इतना याद रखना, म्यांमार आपका जो है ना आसियान का मेंबर है, जो आपका आसियान है इसका म्यांमार मेंबर है। साउथ आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन। इसमें साउथ एशियन नेशन है, इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, कहाँ पे? बैंकॉक डिक्लेरेशन जो कि एक हुआ था
उससे हुई थी। इसके जो है इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स है। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान इसका लेटेस्ट 2010 का मेंबर है, ठीक है। बाकी इसके जो मेंबर हैं इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, ये और इसके बाकी बचे हुए अफगानिस्तान के साथ मेंबर्स हैं, और श्रीलंका, ये आपको याद रखना है। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप सार्क आपके सिलेबस में भी है, सार्क को हमने पढ़ाया था। सार्क, आसियान, क्वाड, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अलावा अफ्रीकन यूनियन, ओपेक, है ना, ऑयल एक्सपोर्टिंग, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ाया था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, नाटो, सीटो, सेंटो, सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन हमने लास्ट ईयर किया था। इस बार भी हम और कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन तो आप हलवा हैं यार, इनको तो आप देख के सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है इनमें। Which of the following statements are correct about the Council of States? Council of States के बारे में कौन सी जो एक फॉलोइंग मतलब कि स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, ये बताना है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। काउंसिल ऑफ जो स्टेट है वो डिजोल्यूशन नहीं हो सकती। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे है विधान परिषद। आपको हिंदी में मैं लिख दूं तो विधान परिषद जो आपकी राज्यों में होती है। फिलहाल तो भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं वो, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं कमेंट सेक्शन चेक जरूर करूंगा। भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 6 राज्यों में विधानसभा है, वो भारत के राज्यों के आपको नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए, काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिटायर ऑन द एक्सपिरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। अब देखिए एकदम आसान सा ऑप्शन दे दिए, 1/4 नहीं होते हैं, ये होता है 1/6। 1/6 मेंबर हर बार क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि बी जिसमें है वो करेक्ट नहीं है। एकदम आसान कर दिया इन्होंने। जब हम पढ़ाएंगे आपको जो है स्टेट सिस्टम के बारे में, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बी कहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, हटा दीजिए, ए और डी सही है। एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, यानी कि विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकती है। पहले ही व्यवस्था तो ये हो गई। काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज अबैंडन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स इज गवर्न्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, टर्म्स ऑफ ऑफिस, मेंबर्स, ऑर्डर 1952, ये दोनों करेक्ट हैं। बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ए इसमें कौन से जो है करेक्ट होंगे, ए एंड डी करेक्ट होंगे, बाकी दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन था, पर अगर आपको नहीं पता है तो आपको टफ लग सकता है, तो मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखता हूं। बाकी आपके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, ठीक है, क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से, IGPT से, ये कह सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली पूछा गया है। नथिंग मच टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक एनम्स ऑफ रियलिज्म। ये आसान क्वेश्चन ये भी है, रियलिज्म को पढ़ा होगा, देखते ही कर देंगे इसको, ठीक है आप। ये IR से आपका क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन से। रियलिज्म एक्सप्लेन्स पावर पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ ईगोइज्म, सही है। ईगोइज्म का मतलब है कि अपने आप को केंद्र में रखकर स्टेट देखता है, स्टेट जो है अपने आप को सेंटर में रखता है, और जो रियलिस्ट हैं वो स्टेट को बिल्कुल सेंटर पर रखते हैं। क्या करते हैं, सेंटर पर रखते हैं, कि यानी कि जो भी स्टेट डिसीजन लेता है, पॉलिसी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो अपने आप को सेंटर में रख कर रहता है। कैसे सेंटर में रखता है, वो अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो राष्ट्रीय हित है, उनको बढ़ाना चाहता है, सही है। डिपेंडेंसी थ्योरी इज की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म, एकदम गलत है। डिपेंडेंसी थ्योरी इज नॉट अ की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म। डिपेंडेंसी थ्योरी तो आपकी जो लैटिन अमेरिकन थिंकर्स थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में सोचते थे, वो दिए थे। वो रियलिज्म को, लिबरलिज्म को सिमिलरली क्रिटिसाइज करते थे। डिपेंडेंसी थ्योरी, बहुत सारे थिंकर इनमें आपको इनमें जो है सैमुअल वॉलर स्टेन जिन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी वो मिलेंगे आपको। जो है इन सब में आंद्रे गुंदेर फ्रैंक जो कि डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, समीर आमीन मिलेंगे इसमें आपको, है ना, वैल्यू एक्सचेंज वाले मिलेंगे, और जो क्या नाम है, कार्दोसो मिलेंगे इसमें आपको, है ना, और दो संतोष मिलेंगे इसमें आपको, पॉल बैरन मिलेंगे आपको, पॉल सुजी मिलेंगे आपको। ये सारे के सारे डिपेंडेंसी थिंकर हैं। ये बी का जो है आंसर इनकरेक्ट है। देखिए बी कहां कर है, बी यही सही हो जाएगा बस, बाकी देखना ही। स्टेट और नेशनल इंटरेस्ट आर की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म। स्टेट क्राफ्ट और नेशनल इंटरेस्ट, ये इसकी में फोकस करते हैं रियलिज्म वाले। बैलेंस ऑफ पावर इज एसेंशियल टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ स्टेट्स, एकदम सही है। तो ACD सही हो जाएगा। जहां अरे यार कितना आसान है, बस बी देखना है। आपको इतना पता है कि डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़े हैं, आपको पता है रियलिज्म को क्रिटिसाइज करता है डिपेंडेंसी थ्योरी फॉर सम रीजंस व्हिच वी विल नॉट डिस्कस इन दिस लेक्चर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग PYQs,
है ना। जब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो एकदम आसानी से आप इसको कर सकते थे, कुछ भी नहीं था इसमें कि आप इसमें टाइम लगता। Who among the following describe democracy as the tyranny of the majority? Tyranny of the majority, ये भी यार आपका इजी क्वेश्चन ही है, ये कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है पढ़ना पड़े। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी टॉकविले है। हमने कई बार बताया कि टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी, जब हम लिबर्टी पढ़ते हैं या डेमोक्रेसी सॉरी पढ़ते हैं, और डेमोक्रेसी में जब हम कोट्स स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं बड़े बड़े थिंकर्स के, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम टॉकविले का ही पढ़ते हैं, जिन्होंने टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी की बात कही है, और अमेरिका में इनके बहुत सारे लेख, बहुत सारी बुक्स पुस्तक हुई हैं। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप तुरंत देखते ही कर सकते थे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रियलिस्ट थिंकर? ये आईआर का फिर से क्वेश्चन आ गया। कौन रियलिस्ट थिंकर नहीं है? अगर आपने रियलिज्म पढ़ा है, और मैं जब थिंकर्स पढ़ाया था तो सारे थिंकर्स लिए थे, थुसीडाइड्स से लेकर थुसीडाइड्स, कौटिल्य, थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, उसके बाद आपके रियलिस्ट थिंकर में आते हैं E.H. कार, हंस जे मॉर्गनथाउ, केनेथ वॉल्ज। ऑफेंसिव रियलिज्म में आपके आते हैं जो है क्या नाम है, जॉन मीयरसीमर, और आपकी स्ट्रेटजिक रियलिज्म में आते हैं थॉमस शिलिंग। सबके, जॉन हर्ज, सबके बारे में मैंने बताया था, उन थिंकर्स की लिस्ट ही दे दी थी और उनकी थ्योरीज भी बताई थी। तो कौन नहीं है? थॉमस हॉब्स हैं, केनेथ वॉल्ज हैं, हंस जे मॉर्गनथाउ हैं। 6 प्रिंसिपल इनके बहुत फेमस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इनकी बुक है, जो एक पायनियर बुक मानी जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी। बाकी ये दोनों थिंकर भी, केनेथ वॉल्ज की कौन सी बुक है, पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आई थिंक ये बुक इनका नाम है, 1969। वुडरो विल्सन, ये एक रियलिस्ट थिंकर है। कैसे हैं? सॉरी, आइडियलिस्ट थिंकर है। 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे, कैसे वर्ल्ड को रूल करना चाहिए। आइडियलिस्ट थिंकर है, एक आइडियलिस्ट थिंकर। तो ये आपके रियलिस्ट थिंकर नहीं है यार, इससे आसान क्या पूछेगा आपसे, बताइए। थुसीडाइड्स टेक्स्ट ऑन पेलोपोनेशियन वॉर इज स्टोरी बिटवीन विच एंशिएंट स्टेट्स, बहुत फेमस स्टोरी है। और जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले मैं स्टोरी ही बताता हूं कि कैसे एथेंस एंड स्पार्टा के बीच युद्ध हुआ था। उसमें एथेंस को कड़ी पराजय मिली थी, और वो पराजय क्यों हुई थी उसकी एक जो है रियलिस्ट स्टडी करी थी थुसीडाइड्स ने। और वो स्टडी इन्होंने एक बुक में क्या किया था, समराइज किया था। उस बुक का नाम रखा था हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ये कहाँ? एथेंस स्पार्टा। सही हो गया, कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूसोज पॉलिटिकल फिलॉसफी फर्निशेस द बेसिस फॉर, रूसो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो किस बारे में बात करती है यार? पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात करती है। बताओ, इनका जो जनरल विल निकल के आता है, वो जनरल विल क्या करता है? इनका जो जनरल विल निकल के आता है, वो जनरल विल मतलब होता है कि 2 विल से मिलकर बना होता है। एक तो होता है रियल विल और दूसरा होता है एक्चुअल विल। तो क्या बताते हैं कि रियल विल क्या है? जो आपके लोअर सेल्फ से इंस्पायर्ड है, जिसमें आप अपने एपेटाइट के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, और एक्चुअल विल क्या है? जो आपके हायर सेल्फ से इंस्पायर्ड है, जिसमें आप सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हो। ये एक्चुअल विल एक पॉइंट पहुंचेगा और यहाँ पे सारे लोगों का, सारे पीपल का, सारे लोगों का एक कंसेंसस, एक एग्रीमेंट, एक सहमति हो जाएगी, एक एग्रीमेंट हो जाएगी। और इस एग्रीमेंट से जो सॉवरेनिटी निकलेगी वो पॉपुलर सॉवरेनिटी निकलेगी। तो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात करती है। इजी क्वेश्चन, नथिंग। चलिए ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका आई थिंक WPT से है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पूरी तरीके से। आप चाहें तो WPT के जो कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं ऐप में जाके देख लीजिए और देखिए मैंने किस तरीके से पढ़ाया है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें सिंपली बुक के नाम पूछा यार, इससे आसान कुछ नहीं होता। वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है आपकी एडम स्मिथ की है, और थ्योरी ऑफ जस्टिस आपकी जॉन रॉल्स की है। स्टेट एंड जो इटोपिया है ये आपकी रॉबर्ट नॉजिक की है, स्टेट ओटोपिया, और फ्रांसिस फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, कुछ नहीं था यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें तो आपको टॉप करना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा। चलिए, What were the main reasons of the collapse of communism and Cold War? ये आपका देखिए कोल्ड वॉर से आ गया। मैंने कोल्ड वॉर की पूरी हिस्ट्री ही पढ़ाई थी और इस बार इसे कॉम्प्रिहेंसिवली फिर से डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ द सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म ये था। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान क्या ये था। इम्पैक्ट ऑफ गोर्बाचेव रिफॉर्म प्रोसेस एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें कौन कौन से आपको लगते हैं जो सोवियत यूनियन के टूटने के कारण थे। तो आप अगर सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए तो बी अगर हटाएंगे तो मुझे लगता है तीनों रीजन आप इसमें देख पा रहे होंगे। ठीक है, ACD
स्ट्रक्चरल वीकनेस, सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म जो था उसमें एक स्ट्रक्चरल वीकनेस थी, वो स्ट्रक्चरली इतना वीक था कि अगर कोई स्टेट विद्रोह करता किसी भी रीजन से तो उसको फिर कंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप बांध के नहीं रख सकते हो किसी को बहुत दिनों तक गुलामी में। एक तरीके से आप जो है उनको अपने सिस्टम में क्या कर रहे थे, बांध रहे थे प्लांट इकोनॉमी में। और बाकी जो स्टेट्स थे, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, यूगोस्लाविया हो, या चाहे सेंट्रल स्टेट्स रहे हो, है ना, पोलैंड रहा हो, ये सारे के सारे जो लिबर्टी के प्रिंसिपल्स हैं, जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित गवर्नमेंट है, उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग देख रहे थे किस तरीके से डेमोक्रेटिक जो आइडियल्स हैं, या कहें कि एक लिबरल डेमोक्रेसी है, कितना फायदा हो रहा है उसका वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में। वो लोग, वहाँ के लोग कितना ज़्यादा लिबर्टी एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वीकनेस था। इम्पैक्ट ऑफ गोर्बाचेव, जो उन्होंने 2 पॉलिसी लाई थी, एक तो इनकी थी ग्लासनोस्ट, आपने नाम जरूर सुना होगा इसका, और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब था ओपननेस, और ओपननेस एक का मतलब था, और एक का मतलब था कि जो है सबको जो है वो इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आएंगे और उससे क्या होगा, सबको फायदा होगा। तो ये 2 पॉलिसीज, इसका फर्क पड़ा था। और इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इसका भी फायदा पड़ा था। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज बढ़ रहा था, तो आप बांध के नहीं रख सकते थे, इसीलिए यूएसएसआर का विखंडन हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, पढ़ेंगे आप तो आपको इसको तुरंत कर ले जाएंगे, आप इसमें कुछ फंसे वसेंगे नहीं कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। देखिए 2 तरह का फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म को पढ़ेंगे आपके हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, तो मैं बताऊंगा कि 2 टाइप के फेडरेशन होते हैं, या फेडरलिज्म होते हैं या फेडरेशन होते हैं, संघवाद कह लीजिए चाहे जो बोल लीजिए आप। तो एक तो होता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर। मैं यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। दूसरा होता है कमिंग टुगेदर। क्या होता है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो एक तो हो गया होल्डिंग, एक तो हो गया कमिंग टुगेदर। भारत जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो कैसा है? होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। इंडिया जो एग्जाम्पल है वो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर स्टेट चाहे तो भारत से अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे तमिलनाडु आ गया, यूपी आ गया, एमपी आ गया और ओडिशा आ गया, असम आ गया, सारों ने मिलकर बना चलो एक स्टेट बना लेते हैं। ये होता है कमिंग टुगेदर, जिसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और जो अदर स्टेट्स थे, वहाँ पे 14 जो कॉलोनी थी जो 1776 में मिली थी, 14 कॉलोनी ने मिलकर बोला यार हम सब अलग अलग क्यों रह रहे हैं, चलो एक स्टेट बना लेते हैं। और स्टेट में क्या करेंगे, इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी रख देंगे, उस सेंट्रल अथॉरिटी को कुछ पावर दे देंगे, इंपॉर्टेंट पावर। कौन कौन सी? फिनेंस, डिफेंस और आपकी फॉरेन की। बाकी जो पावर रहेगी ना, लोकल में कैसे रूल करना है, टैक्स कैसे लगाना है, जुडिशरी कैसे एस्टैब्लिश करनी है, ये सारे के सारे पावर हम रख लेंगे रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होता है फेडरलिज्म में। इसका एग्जांपल है अमेरिका। तो वो सारों ने मिलकर एक स्टेट बनाया, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर। और भारत होल्डिंग टुगेदर है। भारत क्या है? इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत सबको होल्ड करके रखता है, भारत से कोई अलग नहीं हो सकता है। ऐसी टीटी बनाई गई है। 4 ऑप्शन है, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नेपाल। कौन सा इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन का जो है एग्जाम वो है, कौन सा इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, कौन मिल के बना है, ये आपको बताना है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो इसका आंसर है वो स्विट्जरलैंड है। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। बाकी मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं कि कमिंग टुगेदर का जो क्या है उसका अमेरिका बेस्ट एग्जाम्पल है, होल्डिंग टुगेदर का बेस्ट एग्जाम्पल ब्रिटेन है, भारत है, ठीक है। आप इसका एक बार आंसर चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन पर भी पिन कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी देख के उतना नहीं आता हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, सीधे हम डिस्कस करने चले आए। अब इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी फेडरेशन चलती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। लेकिन आप इसको स्पेन भी, आप इसको सही आंसर मुझे बताइएगा, लेकिन मैं तो स्विट्जरलैंड लगा रहा हूँ, ठीक है। आई विल गो विद दिस, बट बहुत वैसा क्वेश्चन है, मतलब एक ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें जब मैं आपको फेडरलिज्म बताऊंगा तो 4-10 कंट्री के एग्जांपल देता हूं, या फॉर एग्जांपल बोल देते हैं कि चाहे कमिंग टुगेदर पढ़ा रहे हैं तो इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ये सब बता देते हैं कि सब कमिंग टुगेदर हैं, सॉरी होल्डिंग टुगेदर है। कमिंग टुगेदर 10 कंट्री लिख देते हैं। अब उन कंट्री को पार्टिकुलरली रटना पड़ता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप मुझे कॉमेंट में इसका आंसर जरूर बताना एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बुक्स का नाम पूछा है, फिर से यार बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया यार, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ये। WPT से पूछा है। दी रिपब्लिक बुक सबको पता है, प्लेटो की है। लेवियाथन बुक सबको पता है, थॉमस हॉब्स की है ना। ट्रीटीज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट सबको पता है, लॉक की है। मैकियावेली की है,
फ्रंट लाइन हिस्ट्री, कैरोलिन हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ कैरोलिन, द प्रिंस, ये सारी की सारी मैकियावेली की बुक है। आसान सा क्वेश्चन है, नथिंग मच टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? पंचायती राज सिस्टम भारत में, इंडिया में किसने किया? देखो यार, सब वाहियात ऑप्शन दिए हैं। अगर थोड़ा ऑप्शन भी थोड़ा इसके टफ होते तो समझ में आता कि नहीं ये बहुत जो है टफ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बलवंत राय, 1957 में आई थी और इसने 3 टियर पंचायत की जो है व्यवस्था की थी। 3 टियर पंचायत की इन्होंने क्या की थी, बात की थी कि 3 टियर पंचायत होनी चाहिए। किस किस लेवल पर? विलेज लेवल पर, ग्राम लेवल जिसको बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। 1957 में आई थी। सरकारिया कमेटी जो है आपकी, ये आपकी 1983 में आई थी। ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, इस की आपकी जो स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशंस हैं वो कैसे होने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताता है। 3 रिलेशंस होते हैं सेंटर स्टेट के बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल और टैक्स रेवेन्यू रिलेशंस, जो आपको 245 से लेकर 293 आर्टिकल में मिलेगा, तीनों टाइप के रिलेशंस, ठीक है। सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, ये भी कि पंचायती राज से ही रिलेटेड थी, लेकिन जो है इसमें जो पंचायत की बात की गई थी वो सबसे पहले नहीं की गई थी, वो 1980 में आई थी। और सिंघवी कमेटी में और भी कई सारी बात की गई थी। ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, 2 ARC आई हैं अभी तक। पहली ARC आई थी 1966 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1969 में पब्लिश की थी, और दूसरी ARC आई थी 2005 में। इसके जो चेयरमैन थे उनका आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताया। सेकेंड ARC 2005 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया था उसके चेयरमैन कौन थे, या उसको हेड किसने किया था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। जब हम कमेटीज़ के बारे में, मैंने एक पूरा वीडियो लास्ट ईयर एक कमेटी के बारे में ही लेक्चर बनाया था कि इंपॉर्टेंट कमेटी कौन कौन सी हैं आज तक भारत में 1950 से 2024 तक जो बनी है। और दूसरा वीडियो एक मैंने बनाया था कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से हैं जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Who described India as a soft state lacking the capacity to act against the vested interest? ठीक है, किसने डिस्क्राइब किया इंडिया को सॉफ्ट स्टेट के बारे में? ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका पता है कहां से क्वेश्चन है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। आपके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आएगा, लेकिन थोड़ा सटल क्वेश्चन है, हार्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा डीप पूछ लिया ये, पर आप इसको कर ले जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपने थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में पढ़ा है। सॉफ्ट स्टेट किसने भारत को बोला है? तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूं, गुन्नार मिर्डाल ने बोला है सॉफ्ट स्टेट कि भारत एक ऐसा सॉफ्ट स्टेट है जिसके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर सके, एक्ट कर सके। नरम राज्य बताया जिसमें निहित स्वार्थों के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता का अभाव है, अभी ये उभर रहा है, ये मानना था हमारे गुन्नार मिर्डाल का। क्रोनोलॉजिकली इन द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था। 1972 से लेके मैंने इसको 2015 जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं आ गया था, तो जितने भी एक्ट हुए थे इंपॉर्टेंट, जो कि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ओजोन और आपके जो है डिग्रेडेशन से रिलेटेड थे, सब कुछ बताया था। 1992 में जो आपका अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद 2012 Rio+20 हुआ था, सब कुछ बताया था। तो आइए देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है 1997 में हुआ था ये, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में हुआ था, जिसमें पहली बार ग्रीन हाउस एमिशन था उसको, उसके लिए लक्ष्य रखा गया था और बाइंड किया गया था उसको। रियो अर्थ समिट आपका 1992 में हुआ था, सबको पता है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कोपेनहेगन समिट आपका हुआ था 2009 में आई थिंक। जोहानिसबर्ग ये आपका 2002 में हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन देख के आप तो है इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। 2000, इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ, रुको। जोहानिसबर्ग आपका हुआ था 2002 में, तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले 1992 आ रहा है, बी नंबर किस में है? 2 में है, इनको काट दो। सबसे लास्ट में आपका आ रहा है सी, बी और सी, ये सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन आपका सही हो गया, आसान सा क्वेश्चन हुआ। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ही था मुझे लग रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, तो हमने आपके 26 से जो 50 क्वेश्चन थे, यानी कि 26 से 50 जो क्वेश्चन थे जो आपके CUET PG 2024 में पॉलिटिकल साइंस में जो पूछे गए थे, उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कल या परसों मिलेगी, उसमें हम 51 से 75
क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, उनका कैसा लेवल था, उनकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। कुछ इंसाइट्स, यूजफुल इंसाइट्स इस वीडियो से आपको जरूर मिले होंगे और आपको पता चला होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आपसे मैं एक आग्रह जरूर करूँगा, हमारा ऐप CUT कॉन्सेप्ट का एक बार जाके आप चेकआउट जरूर करिएगा। उसमें मेरे लेक्चर जो फ्री में पढ़े हैं, जो मैंने प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में बताया, आप वो जाके देखिए। यूजफुल लगे तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप जो है करिए। आप तक हमारी टीम पहुंच जाएगी और आपसे जो है जो जरूरी जानकारी है वो ले ली जाएगी। और आप मेरे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने सिर्फ एक यूनिट खत्म किया है जिसको आप मात्र 1 हफ्ते या 6 दिन लगा के आसानी से कवर कर सकते हैं। मेरे साथ अभी भी अपनी CUT PG 2025 की जो प्रिपरेशन है वो मेरे साथ, मेरे पेस से, मेरे स्पीड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो CUT PG पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका कोई ऐसा दोस्त मित्र बंधु है जो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सारे लोग जो है जुड़े रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए।